हेलो एवरीवन। हम लोग मॉडर्न इंडिया की एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे, जिसमें आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा गांधीयन एरा। इससे पहली वाली क्लासेस में हम लोगों ने एक्सट्रीमिस्ट तक का सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे गांधी जी के एरा के बारे में। 1919 से लेके 1947 तक का एरा। गांधी जी पहले ब्रिटेन में पढ़ते थे। 1891 में वो ब्रिटेन से वापस इंडिया आए बैरिस्टर बनके। फिर 1893 के अंदर वो वापस साउथ अफ्रीका गए अब्दुल्ला भाई का केस लड़ने के लिए, जो कि अपार्थीड के अगेंस्ट था। 9 जनवरी 1915 वो वापस यहाँ इंडिया में आए और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी फरवरी 1916 के अंदर, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इनॉग्रेशन सेरेमनी थी। और 1916 में ही गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना करी थी। ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन गांधी जी के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। In the Congress session of 1916, Rajkumar Shukla told Gandhiji about the harsh treatment done to the farmers. 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को किसानों के साथ किए गए कठोर व्यवहार के बारे में बताया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, इन अहमदाबाद द मिल वर्कर्स वर डिमांडिंग अ राइज ऑफ 50% ऑफ देयर वेजेस to manage the expenses during the wartime inflation. अहमदाबाद में मिल मजदूर युद्ध के समय की मुद्रास्फीति के दौरान खर्चों का प्रबंधन करने के लिए अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग कर रहे थे। थर्ड पॉइंट कह रहा है, द गुजरात सभा डिमांडेड द सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द ईयर 1919। गुजरात सभा ने वर्ष 1919 के लिए भू राजस्व के निलंबन की मांग की थी। अब इसमें से गलत कथन पर बताना है। इन 3 स्टेटमेंट्स में से गलत कथन कौन सा है? तो हमने अभी बात करी कि 1916 के अंदर गांधी जी की पहली पब्लिक अपीयरेंस हुई थी फरवरी के अंदर। उसके बाद में गांधी जी ने सारे के सारे अपीयरेंसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। 1916 के अंदर लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था एसी मजूमदार की अध्यक्षता में, इस लखनऊ सेशन के अंदर बिहार से एक आदमी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलने आते हैं और राजकुमार शुक्ला उनको बिहार में चंपारण नाम की जगह पे किसानों पे हो रही एट्रोसिटीज के बारे में बताता है। अब क्या हो रहा था चंपारण में? चंपारण में होती थी मेनली नील की खेती, मतलब इंडिगो की खेती। ब्रिटिशर्स जो है वो पेजेंट्स को फोर्स कर रहे थे कि आप आपके लैंड पर 3/20 पार्ट में इंडिगो की खेती करो, और इस सिस्टम को बोलते थे 3 कठिया प्रथा। किसान के पास में जितना भी लैंड है उसके 3/20 मतलब 30/20 भाग 3/20 भाग पे उसको नील की खेती करनी ही पड़ेगी। और इसके जो वेजेस थे, मतलब उसके ऊपर जितने भी पैसे थे, वो ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से डिसाइड कर रहे थे। एकदम कम दाम पे वो लोग खरीदते थे ब्रिटिशर्स। नील की खेती की एक खास बात होती है कि वो जिस जमीन पे भी उगती है उस जमीन को बंजर कर देती है। जिस जमीन पे एक बार नील की खेती हो गई उस जमीन पे आगे भी सिर्फ और सिर्फ नील की खेती ही होती थी। अब हुआ क्या कि इस एरा के अंदर जर्मनी ने सिंथेटिक डाइज को इन्वेंट कर लिया। मतलब अब नील की खेती बिल्कुल ही जीरो पे आ गई, मतलब उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। अब ब्रिटिशर्स को लॉस फेस करना पड़ा। इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए ब्रिटिशर्स इन पेजेंट्स पे टैक्सेस और ज्यादा बढ़ा रहे थे। अब क्योंकि इनके नील भी तो कोई नहीं खरीद रहा था, लेकिन इनको तो टैक्स देना ही पड़ रहा था, इसीलिए एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो किसानों ने मांग करी कि हमारे जो टैक्सेस हैं वो 50% तक कम करो। तो गांधी जी गए चंपारण। अब गांधी जी ने चंपारण में देखा, स्थिति वगैरह सब देखी। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि गांधी जी आए हैं यहाँ पे, तो उन्होंने वार्निंग दी
कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन गांधी जी ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो पीसफुल प्रोसेशन यहाँ पे शुरू हुए, मतलब अब गांधी जी ने अपनाई सत्याग्रह की नीति, सत्य के लिए आग्रह। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने एक कमेटी बनाई इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है, और इस कमेटी का मेंबर भी गांधी जी को रखा गया, एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी। गांधी जी इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी के मेंबर थे। फाइनल रिजल्ट ये निकला कि ब्रिटिशर्स जो है वो 50% की जगह 25% लैंड रेवेन्यू कम करने को तैयार थे। कितना? 25%। डिमांड कितना किया था? 50%, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कितना कम किया? 25% लैंड रेवेन्यू कम कर दिया। इस इंसिडेंट को बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये हुआ था 1917 के अंदर। तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिले थे 1916 में, और उन्होंने फार्मर्स की एट्रोसिटीज के बारे में बताया था। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया अपना सही। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इन अहमदाबाद the mill workers were demanding a rise of 50% of their wages to manage the expenses during wartime inflation। अब बात आती है 1918 की। अहमदाबाद के अंदर सूती वस्त्र का उद्योग, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल, उनके मालिक थे अंबालाल साराभाई, जो कि गांधी जी के एक बहुत अच्छे मित्र थे। कौन थे? अंबालाल साराभाई। इस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जस्ट खत्म होने ही वाला था, या फिर हुआ था 1918 में, जस्ट खत्म होने ही वाला था। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, और जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब तो इन लोगों ने इनको कंपेंसेशन दिया था, मतलब उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट किया था। मिल वर्कर्स की सैलरी में इंक्रीमेंट किया था किसने? उनके मालिकों ने। लेकिन जब महंगाई खत्म होने को आई, मतलब ये जब खत्म हो गया, तब इन लोगों ने कंपेंसेशन को बंद कर दिया, मतलब हम तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं देंगे। तो अब मिल वर्कर्स बोल रहे हैं कि हम लोगों को इस महंगाई से लड़ने के लिए पैसे ज्यादा दो। इस बात को लेके वापस ये पूरी बात पहुंची गांधी जी तक। गांधी जी ने वापस अंबालाल साराभाई को बोला कि आप 50% रेवेन्यू इनका बढ़ाओ, लेकिन अंबालाल साराभाई नहीं माने। तो अहमदाबाद के अंदर फर्स्ट हंगर स्ट्राइक को ऑर्गेनाइज किया गया, पहली भूख हड़ताल। फाइनली अंबालाल साराभाई इस बात को मान गए और 50% की जगह 35% इनके इंक्रीमेंट के लिए राजी हो गए। कितना? 35%। अब ये जो अंबालाल साराभाई है, उनके साथ में एक और थे, अनुसुईया बेन। इन्होंने 1920 में अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, जिसको बोलते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। और अनुसुईया बेन साबरमती आश्रम की भी एक वर्कर थी। तो अपने को सेकेंड पॉइंट में क्या याद रखना है? 1918 में अहमदाबाद के अंदर लैंड, ये जो वेजेस हैं, वेजेस को बढ़ाने की बात की। क्यों? क्योंकि उनको एक्सपेंसेस से लड़ना था, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। 50% डिमांड किया था, लेकिन 35% की बात मानी गई। तो सेकेंड पॉइंट भी सही है। थर्ड पॉइंट कह रहा है द गुजरात सभा डिमांडेड द सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू फॉर द ईयर 1919। ये भी बात है 1918। खेड़ा नाम की एक जगह थी जहां पे अकाल पड़ गया था,
अब अकाल पड़ गया मतलब सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन अकाल के कारण भी ब्रिटिशर्स ने टैक्स नहीं छोड़ा। मतलब फैमिन थी लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स पेजेंट से उतना ही टैक्स ले रहे थे, इसीलिए यहाँ पे भी सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया गया। इनकी डिमांड क्या थी? 1918 का टैक्स तो कम करो और आगे वाले टैक्सेस को 1918 का तो पूरा का पूरा अबॉलिश करो और आगे वाले टैक्सेस को कम करो। तो इनकी ये बात भी मान ली गई थी। ये तीन इंसिडेंट्स गांधी जी के पॉलिटिकल करियर की शुरुआत मानी जाती है। इंडिया के अंदर गांधी जी का जो भी पॉलिटिकल करियर था नेशनलिज्म के तौर पे, ये तीन इंसिडेंट्स मेजरली उसकी शुरुआत मानी जाती है। 1917 में चंपारण, 18 में अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह। तो अपने को गलत स्टेटमेंट बतानी है, लेकिन ये तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स सही हैं, मतलब नन ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements about the रौलत एक्ट is not true? रौलत एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? It was called as black law because it provisioned no appeal, no वकील, no दलील। इसे काला कानून कहा जाता है, कहा गया क्योंकि इसमें कोई अपील, कोई वकील और कोई दलील का प्रावधान नहीं था। गांधी जी फॉर्म्ड द सत्याग्रह सभा इन अहमदाबाद इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। गांधी जी ने इसके विरोध में अहमदाबाद में सत्याग्रह सभा का गठन किया। थर्ड पॉइंट कह रहा है ऑल इंडिया स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिजाइंड इन प्रोटेस्ट। विरोध में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। रौलत एक्ट, 4 स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू? तो इट वॉज कॉल्ड एज ब्लैक लॉ। रौलत एक्ट, इसको ब्लैक लॉ बोलते थे। सही बात, क्यों? क्योंकि इसमें नो अपील, नो वकील और नो दलील। तो ये वाला पॉइंट तो सही है। गांधी जी फॉर्म्ड द सत्याग्रह सभा इन अहमदाबाद इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा बनाई थी, लेकिन अहमदाबाद में भी बनाई थी। कहां बनाई थी? बॉम्बे में। तो सेकेंड स्टेटमेंट अपना गलत हो गया, तो अपना आंसर तो सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है ऑल इंडिया स्ट्राइक वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 6 अप्रैल। बिल्कुल सही बात है। और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी इंडिया के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्या था रौलत एक्ट, थोड़ी सी इस बारे में देख लेते हैं। तो 1917 की बात है। 1917 सेडिशन कमीशन भारत में आया और सेडिशन कमीशन की रिकमेंडेशन पे ही 1919 में सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में एक रौलत एक्ट पास हुआ। इस रौलत एक्ट का सही नाम क्या था? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। 1917 में तो सेडिशन कमीशन आया, 1919 में रौलत एक्ट बना। क्या नाम दूसरा उसका? एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। क्या था इस एक्ट का प्रोविजन? इसके अंदर बोला गया था किसी भी इंसान को ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन, मतलब शक की निगाह से उसको डिटेन किया जा सकता है, और इसमें कोई भी अपील नहीं होगी, कोई भी वकील नहीं होगा, कोई भी दलील नहीं होगी, मतलब सीधा उसको जेल में डाला जाएगा। कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए। तो ये था अपना रौलत एक्ट। अब इसको ब्लैक लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लैक लॉ। ठीक है,
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। एक और बात, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इन्होंने गांधी जी को दिल्ली बुलाया था। कहाँ बुलाया था? दिल्ली। लेकिन ब्रिटिशर्स को इस बात का पता चल गया और ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को, जब गांधी जी जा रहे थे दिल्ली, तब पलवल नाम के स्टेशन से ही उनको अरेस्ट कर लिया और उनको वापस कहाँ भेज दिया? बॉम्बे भेज दिया। तो ये बात भी याद रखनी। रौलत एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट के लिए स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने गांधी जी को बॉम्बे से दिल्ली बुलाया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको पलवल से ही अरेस्ट करके वापस बॉम्बे भेज दिया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अपन जानते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स में इनको पढ़ते हैं शुद्धि आंदोलन के लिए। किसके लिए? शुद्धि आंदोलन के लिए। जो लोग क्रिश्चियन से या फिर मुस्लिम्स बने थे, मतलब पहले हिंदू थे उसके बाद में क्रिश्चियंस बन गए थे, उनको वापस हिंदू बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था जिसको बोलते हैं शुद्धि आंदोलन। और कौन चलाता था? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जलियनवाला बाग मैसेकर। जलियनवाला बाग नरसंहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन अमृतसर सेशन, in Amritsar, a peaceful procession was organized against the arrest of Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu. अमृतसर में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया। डायर was assisted by an Indian named हंसराज। डायर की सहायता एक भारतीय जिसका नाम हंसराज था उसने की थी। Rabindranath Tagore renounced his knighthood and Shankaran Nair resigned from the Executive Council of Governor General. रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और शंकरन नायर ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्याग पत्र दे दिया। उधम सिंह लेटर असैसिनेटेड माइकल ओ डायर। उधम सिंह ने बाद में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी। इसमें से सही कथन बताना है अपने को। तो जलियनवाला बाग हत्याकांड 1919, हम सब इसको पढ़ते हैं, हम सबको ये इंसिडेंट अच्छे से याद है। अमृतसर के अंदर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इनका पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब इनको ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया था। क्यों? रौलत एक्ट के अगेंस्ट तहत इनके रिहा करने के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहां पे? जलियनवाला बाग के अंदर। 13 अप्रैल 13 अप्रैल को रेजिडेंट डायर रेजिडेंट डायर नाम का एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर, उसने क्या करा? जलियनवाला बाग के ऊपर लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें ऑफिशियल फिगर माना जाता है 379 लोगों की डेथ हुई। लेकिन अगर बाकी रिपोर्ट्स को देखें, पब्लिक ओपिनियन को जाने, तो लगभग 1000 लोगों की तो डेथ हुई और 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो अमृतसर में पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के लिए। पहला पॉइंट तो सही है। डायर वाज असिस्टेड बाय एन इंडियन नेम्ड हंसराज। अब इस स्टेटमेंट को लेके कंट्रोवर्सी चलती है ब्रिटिशर्स में कि हंसराज ने कैसे उसको सपोर्ट किया था, डायर को।
कुछ लोगों का तो मानना है कि हंसराज डायर की ही आर्मी का है एक आदमी था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि हंसराज जो नॉर्मल कॉमन पीपल थे उनके बीच में था, और जब गोलियां चलाई जा रही थी और जब डायर आया था उस टाइम में हंसराज ने बोला था कि इनसे हमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो उनको मॉरली वहां पे रोक के रखा था, उस जलियांवाला बाग से भागने नहीं दिया था। अपने को बात सिर्फ इतनी सी याद रखनी है कि डायर को असिस्ट किसने किया था, हंसराज ने किया था। ये वाला पॉइंट भी सही है। रविंद्रनाथ टैगोर renounced his knighthood and Shankaran Nair resigned from the executive council of Governor General. जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होके, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके प्रोटेस्ट में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबर थे जिनका नाम था शंकरन नायर। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया और गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था जलियांवाला बाग के बाद में। उधम सिंह लेटर असैसिनेटेड माइकल ओ डायर। अब ये बात 1919 की है। इस इंसिडेंट के बाद में रेजिडेंट डायर को तो वापस भेज दिया गया था इंग्लैंड, और वहां पे जाके उनकी डेथ हो गई थी। माइकल ओ डायर 1919 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 1940 के अंदर उधम सिंह ने उनको मार दिया था। कब मारा था? 1940 में। जिसने फायरिंग करवाई उसको नहीं मारा, जो उस टाइम पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उनको मार दिया। किसने मारा? उधम सिंह ने। कब मारा? 1940 में मारा। तो ये बात भी याद रखना। करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब चारों स्टेटमेंट्स सही हैं। Which of the following was not a member of the हंटर कमेटी? निम्नलिखित में से कौन हंटर कमेटी का सदस्य नहीं था? क्या थी हंटर कमेटी? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद में उस मैसेकर की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई, इसको बोलते हैं हंटर कमेटी। इसके अंदर 8 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 8। 8 में से 3 मेंबर्स इंडियन थे। अब इनमें से एक कौन नहीं था? चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण, अजमल खान या फिर सुल्तान अहमद खान। तो अजमल खान जो है वो हंटर कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्या रिपोर्ट दी हंटर कमेटी ने? हंटर कमेटी ने बोला डायर जो है वो एकदम इनोसेंट है। क्या बोला? डायर को इनोसेंट साबित कर दिया। जलियांवाला बाग के बाद में डायर को भेज दिया गया था वापस इंग्लैंड। इंग्लैंड का एक न्यूज़पेपर था मॉर्निंग पोस्ट। मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर ने डायर के लिए फंड्स इकट्ठा किए, मतलब पैसे जमा किए इस न्यूज़पेपर ने। एक और बात आती है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने इसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। मतलब रुडयार्ड किपलिंग ने भी डायर को इनोसेंट माना था, और मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर जो फंड्स इकट्ठा कर रहे थे उस फंड में रुडयार्ड किपलिंग ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर, पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती। मतलब महात्मा गांधी कहते हैं हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती है। इस कमेटी से कांग्रेस सेटिस्फाइड नहीं थी, इसीलिए कांग्रेस ने अपनी खुद की कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। तो क्या थी हंटर कमेटी? जलियांवाला बाग मैसेकर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक 8 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी, जिसके अंदर 3 इंडियंस थे।
चिमनलाल शीतलवाड़, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। क्या बोला इस रिपोर्ट ने? इस रिपोर्ट ने डायर को इनोसेंट बताया। द मॉर्निंग पोस्ट न्यूज़पेपर ने डायर के लिए फंड्स इकट्ठा किए। सबसे ज्यादा फंड्स किसने दिए? रुडयार्ड किपलिंग ने। कांग्रेस इस कमेटी से सेटिस्फाइड नहीं थी। कांग्रेस ने अपनी खुद की एक कमेटी बनाई। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो ये बातें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A new post of Indian High Commissioner was created. भारतीय उच्चायुक्त का एक नया पद सृजित किया गया। सेकेंड पॉइंट कह रहा है बाइकैमरल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर। केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली स्थापित की गई। थर्ड पॉइंट कह रहा है सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर गिवन टू सिख्स एंड एंग्लो इंडियंस। सिखों और एंग्लो इंडियनों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए गए। और फोर्थ पॉइंट डायरेक्ट सफरेज वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी एंड वुमेन वर गिवन वोटिंग राइट्स। संपत्ति के अधिकार पर प्रत्यक्ष मताधिकार दिया गया तथा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। इनमें से सही कथन कौन सा है? 1919 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। क्या क्या प्रोविजंस थे? पहली बात तो एक इंडियन हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई। इंडियन हाई कमिश्नर, एक उच्च आयुक्त। क्या करेंगे ये इंडियन हाई कमिश्नर? इंडिया से ब्रिटेन में जितना भी ट्रेड होता था उस ट्रेड की सारी निगरानी रखेंगे ये इंडियन हाई कमिश्नर। और इनकी सैलरी जो है वो इंडियन ट्रेजरी से जाएगी, मतलब भारत के कोष से जाएगी। तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है बाइकैमरल सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड एट द सेंटर। केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली, मतलब सेंटर के अंदर दो हाउसेस बना दिए इन लोगों ने। कौन कौन से दो हाउसेस? एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स और एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितने मेंबर्स थे? 60। और इसके अंदर 145 मेंबर्स थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का ड्यूरेशन कितना था? 5 साल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का ड्यूरेशन कितना था? 3 साल। ठीक है, तो सेंटर के अंदर बाइकैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस कर दिया। सेकेंड पॉइंट भी सही है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वर गिवन टू सिख्स एंड एंग्लो इंडियंस। अपन ये बात बहुत बार पढ़ चुके हैं। 1909 का जो मॉर्लेमेंट और रिफॉर्म्स था उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे किसको? मुस्लिम्स को। और 1919 का जो रिफॉर्म है उसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए गए थे सिख को और एंग्लो इंडियंस को। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। डायरेक्ट सफरेज वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, तो ये बात तो सही है। 1919 के एक्ट में वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे लोगों को, लेकिन यूनिवर्सल नहीं थे। जिसके पास में ज्यादा पैसा है, जिसके पास में ज्यादा प्रॉपर्टी है वो वोट देगा, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। एंड वुमेन वर गिवन वोटिंग राइट्स, तो विमेन को वोट देने का अधिकार 1919 के एक्ट में नहीं दिया गया था। ये बात में ध्यान रखनी अपने को। तो फोर्थ ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। सही स्टेटमेंट बताने मतलब ए, बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आए थे। हाई कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई जो कि इंडिया से जा रहे ट्रेड, इंग्लैंड में जो ट्रेड हो रहा है उसकी निगरानी रखेगा।
और इसकी सैलरी इंडियन ट्रेजरी पे होगी। उसके बाद में सेंटर में बाइकैमरल लेजिस्लेचर लगा दिया, जिसके अंदर दो हाउसेज में डिवाइड कर दिया, काउंसिल ऑफ स्टेट्स और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। डायरेक्ट सफरेज दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, वुमेन वर नॉट गिवन द राइट टू वोट। सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए किसको, सिख को और एंग्लो इंडियंस को। इन्होंने प्रोविंसेस में भी, प्रांतों में भी द्वैध शासन लगा दिया था, मतलब डायरकी। दो सब्जेक्ट्स रखे थे, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व सब्जेक्ट्स के जितने भी मैटर है वो तो देखेंगे गवर्नर जनरल, और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के जितने भी हैं वो देखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ द खिलाफत कमिटी डिड नॉट इंक्लूड, खिलाफत समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। खिलाफत कमिटी, तो सबसे पहली बात तो क्या है खिलाफत कमिटी, क्यों बनी। तो एक घटना आती है अपनी खिलाफत मूवमेंट को लेके, क्या खिलाफत मूवमेंट को लेके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके अंदर टर्की के अंदर ओटोमन एम्पायर था। कौन था, ओटोमन एम्पायर का शासन था। ब्रिटिशर्स ने टर्की के साथ में एक संधि करी जिसको बोलते थे ट्रीटी ऑफ सीवर्स। उस ट्रीटी के अंदर टर्की का जो खलीफा था, उस खलीफा की सारी के सारी अधिकार ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिए, और खलीफा की टेरिटरी जो थी उसको भी अपने अंदर ले लिया। इसीलिए मुस्लिम्स विरोध कर रहे थे। तो अपने इंडिया के अंदर भी जितने मुस्लिम्स थे वो भी ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे थे। क्यों, वो बोल रहे थे कि टर्की के खलीफा को उसकी सारी की सारी राइट्स वापस दो, और उसकी प्रॉपर्टी भी, मतलब उनकी जो टेरिटरी है वो भी उन्हें वापस करो। ये था खिलाफत मूवमेंट। अब इस मूवमेंट में ही एक कमिटी बनाई गई थी जिसको बोलते थे खिलाफत कमिटी। कौन था खिलाफत कमेटी का मेंबर, मौलाना आजाद थे, हसरत मोहिनी थे, अली ब्रदर्स थे। जाकिर हुसैन इस कमेटी के मेंबर नहीं थे, तो अपना आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। अली ब्रदर्स कौन थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने ही आगे जाके, मतलब खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत अगर किसी ने करी है तो वो मोहम्मद अली और शौकत अली ने करी। मोहम्मद अली के दो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, एक का नाम है कॉमरेड और एक का नाम है हमदर्द। कॉमरेड 1911 में निकला था, हमदर्द 1913 में। कॉमरेड जो है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर था, हमदर्द जो है वो उर्दू का न्यूज़पेपर था। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद का भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हम, अल हिलाल। क्या, अल हिलाल, जो कि 1912 के अंदर आया था। तो खिलाफत कमेटी के मेंबर्स मौलाना आजाद, हसरत मोहिनी और अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली के दो न्यूज़पेपर्स, एक तो कॉमरेड और दूसरा हमदर्द। कॉमरेड 1911 में आया, हमदर्द 1913 में आया। कॉमरेड इंग्लिश में आया और हमदर्द उर्दू में आया। मौलाना आजाद का एक न्यूज़पेपर अल हिलाल जो कि 1912 में आया। मौलाना आजाद आगे जाके कांग्रेस के सेशंस के प्रेसिडेंट बनते हैं। 1923 दिल्ली अधिवेशन जो हुआ था उसमें मौलाना आजाद थे।
और 1940 से लेके 1945 तक, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसीलिए 5 साल तक मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। मौलाना आजाद आगे जाके इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये सारी बातें भी याद रखना, इन दोनों के न्यूज़पेपर्स याद रखना, मौलाना आजाद के बारे में इंफॉर्मेशन याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोहम्मद अली, अबाउट खिलाफत मूवमेंट, सॉरी, खिलाफत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहम्मद अली वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया खिलाफत कमिटी। मोहम्मद अली अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे। From 31st August 1920, the Khilafat movement became a part of the non-cooperation movement. 31 अगस्त 1920 से खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन गया। थर्ड पॉइंट करा है, मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय were of the opinion that merging of the Khilafat would affect the secular nature of the national movement. मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय का मत था कि खिलाफत आंदोलन के सम्मिलन से राष्ट्रीय आंदोलन की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को प्रभावित होगी। सम्मेलन होगा, सम्मेलन नहीं होगा। इसमें से अपने को बताना है गलत कथन। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का मेंबर प्रेसिडेंट मोहम्मद अली नहीं था, महात्मा गांधी थे। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, उनके प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। तो पहला स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। 31 अगस्त 1920 से खिलाफत मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बना दिया, ये पॉइंट हो गया अपना सही। Madan Mohan Malviya and Lala Lajpat Rai were of the opinion that merging of Khilafat would affect the secular nature of the national movement. मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय, ये लोगों का ऐसा सोचना था ना कि खिलाफत मूवमेंट एकदम रिलीजियस इशू है और उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में अगर ऐड कर दिया तो ये सेक्युलरिज्म को अफेक्ट करेगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष पद्धति को अफेक्ट करेगा। ये वाला पॉइंट भी सही है। एक बात और याद रखनी, महात्मा गांधी और तिलक, इनका मानना था कि अगर खिलाफत इशू नॉन कोऑपरेशन के साथ में आ गया तो ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट, तो सिर्फ पहला स्टेटमेंट गलत, आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At the special session of Calcutta in September 1920, following resolutions were passed. सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। बॉयकॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार। पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। थर्ड पॉइंट कह रहा है रेनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, सरकारी उपाधियों और सम्मान का परित्याग। और फोर्थ कह रहा है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड यूज ऑफ खादी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी का उपयोग। उनमें से सही कथन कौन सा है? तो सितंबर 1920 के अंदर कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था, प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। इसके अंदर क्या बोला गया था कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाएगा, बिल्कुल सही बात। पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये गलत। ये लोग बोलते थे कि हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बॉयकॉट करेंगे, मतलब उनका
त्याग करेंगे। रेनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, सरकारी उपाधियों का परित्याग, ये भी सही है। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड यूज ऑफ खादी, विदेशी कपड़े का बहिष्कार और खादी का प्रयोग। तो पहला पॉइंट सही, तीसरा सही, चौथा सही। अपना आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीडर्स ऑफ पुलारी सत्याग्रह आर हनुमंतु, कोटेश्वर राव, राघव राव और फिर जे एम सेनगुप्त। बुलारी सत्याग्रह के नेता हनुमंथु, कोटेश्वर राव, राघव राव या फिर जे एम सेनगुप्ता। अब पुल्लारी सत्याग्रह क्या था? पुल्लारी सत्याग्रह आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में यह सत्याग्रह चल रहा था। इसके अंदर फॉरेस्ट में रह रहे जो लोग थे उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए। किस चीज के टैक्सेस? अपना पशुधन अगर आप चराते हो, ग्रेजिंग ऑफ कैटल, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप फॉरेस्ट का प्रोडक्ट यूज करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस चीज को प्रोटेस्ट करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया जिसको बोलते थे पुल्लारी सत्याग्रह। हनुमंथु इसके मेन लीडर थे, कोटेश्वर राव भी इनके साथ थे, राघव राव भी इनके साथ थे, जे एम सेनगुप्ता इनके साथ नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जे एम सेनगुप्ता कहाँ थे? आसाम के अंदर। आसाम में टी प्लांटेशन जो हो रही थी, चाय की खेती, उनमें जो रिवोल्ट था उनका लीडरशिप किया था जे एम सेनगुप्ता ने। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात भी ध्यान में रखना, पुल्लारी सत्याग्रह किस चीज से रिलेटेड था और कौन कौन लीडर इससे एसोसिएटेड थे? हनुमंतु, कोटेश्वर राव और राघव राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन ड्यू टू, असहयोग आंदोलन वापस लिया गया क्यों? ब्रिटिश सप्रेशन मतलब ब्रिटिश दमन, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा घटना, ऑपोजिशन ऑफ कांग्रेस मेंबर्स मतलब कांग्रेस सदस्यों का विरोध, या फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ गांधी जी की गिरफ्तारी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस क्यों लिया गया? पहली बात तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कब हुआ? 1 अगस्त 1920। हमने लास्ट क्लास में देखा था जब हम तिलक की होम रूल लीग पढ़ रहे थे, 1 अगस्त 1920 की जब तिलक की डेथ हो गई थी, उसी दिन महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की और तिलक स्वराज फंड की स्थापना की। तो शुरू तो हो गया था 1 अगस्त 1920। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको खत्म क्यों करना पड़ा? तो इसका आंसर चौरी चौरा इंसिडेंट। यूपी के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है देवरिया। 5 फरवरी 1922 की घटना है ये। क्या हुआ था इसमें? जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो लोग विरोध कर रहे थे, आंदोलन जो लोग कर रहे थे, उन्होंने एक पुलिस थाने को आग लगा दी जिसके अंदर 22 पीपल किल्ड, 22 लोगों की इसके अंदर मौत हो गई। अब इतनी बड़ी घटना देख के गांधी जी तो नॉन वायलेंस पे चलते थे, लेकिन यहाँ पे तो हिंसा हो रही थी, इसीलिए इस हिंसा को देख के गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो ये घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। उसके ठीक 7 दिन बाद मतलब 12 फरवरी 1922 को बारदोली के अंदर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की
मीटिंग बुलाई गई थी और इसमें बोला गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया जाता है। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और ब्रूमफील्ड नाम के एक जज थे, उन्होंने 6 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन 1924 में हेल्थ इश्यूज की वजह से गांधी जी को वापस छोड़ दिया गया। तो ये था चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 का। इस इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया था। तो इस इंसिडेंट की सारी घटनाओं को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर इलेक्शन एरियाज। हमने जब कांग्रेस के अधिवेशन पढ़े थे तब हमने एक चीज देखी थी, 1922 का कांग्रेस अधिवेशन जो कि सीआर दास प्रेसिडेंट थे, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी की मांग उठाई गई। हुआ ये था कि 1922 में सीआर दास ने बोला था कि हम लोग मतलब कांग्रेस जो है उसको लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस बात को लेके कांग्रेस दो मतों में बंट गई। एक थे प्रो चेंजर्स और एक थे नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वो लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें, लेकिन नो चेंजर्स वो लोग थे जो चाहते थे कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करे। अब प्रो चेंजर्स क्यों करना चाहते थे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट? वो चाहते थे हम लोग सिस्टम का हिस्सा बन के उसके अंदर रिफॉर्म्स लेके आएंगे। इतने दिन से हम बाहर हैं, हम लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हमारी कोई भी डिमांड को नहीं माना जा रहा। अब हम सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स बनेंगे, उसके बाद में हम खुद रिफॉर्म्स लेके आएंगे। कौन कौन थे प्रो चेंजर्स में? एक तो नाम आता है सीआर दास का, एक नाम आता है मोतीलाल नेहरू का, एक आता है विठल भाई पटेल का। नो चेंजर्स में नाम आता है वल्लभ भाई पटेल का। जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, तो अपन ने अभी तक तो बात करी कि कांग्रेस दो गुट में बंट गई, एक तो प्रो चेंजर्स और एक नो चेंजर्स। ठीक है, 1923 में 1923 इलाहाबाद के अंदर स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अब 1923 के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शंस थे उसमें स्वराज पार्टी ने पार्टिसिपेट किया। तो 101 सीट में से स्वराज पार्टी को मिली 42 सीट्स और 1925 के अंदर विठल भाई पटेल को स्पीकर बनाया गया लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो अपने को ये बात याद रखनी है कि गया अधिवेशन में क्या हुआ था, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। 1923 में स्वराज पार्टी बनी, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया, 101 सीट में से 42 सीट्स पे इन्होंने मेजोरिटी मिली।
1925 के अंदर विठल भाई पटेल को लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनाया गया। अब यहाँ पे स्वराज पार्टी लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही है, इनको यहाँ पे जीत मिली, इसीलिए ये लोग लोकल बॉडी के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट करने लगे। अपने को बताना है कौन से एरिया में कौन सा लीडर था। सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और विठल भाई पटेल। इलाहाबाद मेयर, अहमदाबाद मेयर, कलकत्ता मेयर या फिर पटना मेयर। सीआर दास थे कलकत्ता के मेयर, जवाहरलाल नेहरू थे इलाहाबाद के मेयर, राजेंद्र प्रसाद थे पटना के मेयर और विठल भाई पटेल थे अहमदाबाद के मेयर। ए का सी, बी का 1, ए का सी, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो क्यों बनी स्वराज पार्टी, कब बनी और उसके बाद में कौन से लेजिस्लेटिव मतलब कौन से एरिया से कौन सिलेक्ट हुआ लोकल बॉडी के इलेक्शंस में, अपने को ये बात भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन वाज सपोर्टेड बाय यूनियनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी या फिर शफी पार्टी। साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले थे यूनियनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, जस्टिस पार्टी और शफी पार्टी। सवाल आता है साइमन कमीशन क्या था। थोड़ी सी बात पहले साइमन कमीशन पे करते हैं फिर वापस क्वेश्चन पे आएंगे। तो 1927 की बात है, कब की? 1927। 1919 में जो रिफॉर्म्स लेके आई थी गवर्नमेंट, उन रिफॉर्म्स लाने के बाद में उन्होंने बोला था कि 10 साल बाद हम इन रिफॉर्म्स को चेक करने के लिए एक और कमेटी लेके आएंगे। तो 1927 में आई साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में 1927 में आया। रिपोर्ट कब दी इस कमीशन ने? रिपोर्ट दी 1930 के अंदर। इस कमेटी के अंदर 7 मेंबर्स थे और सातों के सातों ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। कमेटी बनी कब? 1927 में। रिपोर्ट कब दी? 1930 में। कितने मेंबर्स? 7 मेंबर्स और सारे के सारे ब्रिटिशर्स, इसीलिए व्हाइट कमीशन भी बोलते हैं। अब क्योंकि इस कमेटी के अंदर सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स ही थे, इसलिए इंडियंस ने इस कमेटी का विरोध किया। जब ये कमीशन भारत में आया तब लोगों ने साइमन गो बैक के नारे लगाए, ठीक है। अब इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस कमेटी को बनाया क्यों था? 1919 के रिफॉर्म्स की जांच करने के लिए। तो इस कमीशन ने रिकमेंडेशंस क्या क्या दी? इस कमीशन ने बोला जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं उनको रहने दिया जाए। उसके बाद में इस कमीशन ने बोला सिंध को बॉम्बे से अलग कर दो। और क्या बोला? बर्मा को इंडिया से अलग कर दो। इस कमीशन ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात करी, अखिल भारतीय संगठन, जो कि ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट से मिलके बनेगा। 50% प्रिंसली स्टेट्स अगर अग्री करेंगे
तो हम एक ऑल इंडिया फेडरेशन को बनाएंगे। तो ये सारी की सारी डिमांड्स थी साइमन कमीशन की। अब प्रोटेस्ट हो रहे थे इस कमीशन के। दो लोगों के नाम पढ़ते हैं हम लखनऊ में। एक तो जवाहरलाल नेहरू और एक गोविंद वल्लभ पंत। इन दोनों ने लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया। ये वही गोविंद वल्लभ पंत है जो आगे उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम बनते हैं, ठीक है। और लाहौर में किसने विरोध किया? लाला लाजपत राय ने। लाहौर के अंदर जब लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे तब वहां पे लाठीचार्ज हो गया। और लाठीचार्ज कराने वाला पुलिस ऑफिसर कौन था? स्कॉट। इस लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। अब भगत सिंह, क्योंकि आप देखो 1920 से लेके 40 का जो एरा है वो था रेवोल्यूशनरीज का एरा। और इस टाइम में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, ऐसे बहुत से एक्टिविस्ट यहाँ पे सक्रिय थे। तो लाहौर में लाला लाजपत राय की डेथ हो गई। ब्रिटिश ऑफिसर स्कॉट, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों गए स्कॉट को मारने के लिए। लेकिन स्कॉट की जगह इन्होंने एक दूसरे ऑफिसर को मार दिया जिनका नाम था सॉन्डर्स, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना। साइमन कमीशन वॉज सपोर्टेड बाय, हमने अभी बात करी साइमन कमीशन का विरोध किस किसने किया। अब सपोर्ट किस किसने किया? यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब की, स्वराज पार्टी हमने अभी पढ़ ली, जस्टिस पार्टी थी मद्रास की, और सफी पार्टी मुस्लिम लीग का ही एक पार्ट थी। यूनियनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया, जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया और शफी पार्टी ने सपोर्ट किया। स्वराज पार्टी ने साइमन कमीशन का सपोर्ट नहीं किया। मतलब ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following was not a recommendation of the नेहरू रिपोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिश नहीं था? सिफारिश नहीं था। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का गठन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, और यूनिवर्सल सफरेज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। नेहरू रिपोर्ट क्या थी? नेहरू रिपोर्ट 1928। अब ब्रिटिशर्स तो लेके आए थे साइमन कमीशन 1927 में ताकि वो रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा सकें। लेकिन इंडियंस ने इस साइमन कमीशन की कोई भी रिकमेंडेशन मानने से मना कर दिया। उन्होंने साइमन कमीशन को ही एक्सेप्ट नहीं किया। तो लॉर्ड बिरकेनहेड जो कि उस टाइम के वाइसरॉय थे, उन्होंने इंडियंस को बोला कि आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें आप सब लोग सहमत हो। इसीलिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति का गठन किया गया और इसने जारी की नेहरू रिपोर्ट। क्या थी इसकी रिकमेंडेशंस? फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन बिल्कुल थी, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, फंडामेंटल राइट्स,
नेहरू समिति ने बोला गया था कि इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स भी दिए जाने चाहिए, यूनिवर्सल सफरेज ये भी बोला गया था। 1919 के एक्ट में हमने पढ़ा था कि सफरेज तो दिया जाएगा, मतलब वोट देने का अधिकार तो दिया जाएगा, लेकिन यूनिवर्सल नहीं होगा। 1919 में इट वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। अब बोला गया यूनिवर्सल सफरेज, जितने भी वयस्क लोग हैं उन सबको वोट देने का अधिकार दिया जाए। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात यहाँ पे नहीं की गई थी, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कब हुई? 1931 का कराची सेशन, जब वल्लभ भाई पटेल यहाँ के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात की। ठीक है, तो अपने को बात याद ये रखनी है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई और इस नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या रिकमेंडेशंस हुई। तो 1927 में साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लॉर्ड बिरकनहेड ने बोला कि आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें आप सब लोग सहमत हो, इसलिए मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट बनाई। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की, फंडामेंटल राइट्स की बात की, डायरेक्ट सफरेज की बात की, ये बातें याद रखनी है। लेकिन लॉर्ड बिरकनहेड ने तो बोला था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें आप सब लोग राजी हो, बट हुआ क्या? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इस नेहरू रिपोर्ट में एक और बात की गई थी कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देना है। क्या देना है? डोमिनियन स्टेटस। हमने जब कांग्रेस के सेशंस पढ़े थे तब भी हम यही बात कर रहे थे। 1929 से पहले जितने भी डिमांड्स थी उसमें सारी की सारी डिमांड्स थी डोमिनियन स्टेटस को लेके। इंडिया के अंदर के मामले सारे के सारे इंडिया के लोग देखें और बाहर के मामले ब्रिटिशर्स देखें, ये था डोमिनियन स्टेटस। नेहरू रिपोर्ट में भी डोमिनियन स्टेटस की बात की, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बोला डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। इसीलिए ये लोग आगे जाके इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने पूरी की पूरी नेहरू रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। इन्होंने इनकी एक भी बात नहीं मानी और इन्होंने अपना 14 पॉइंट डिमांड लेटर पेश किया। 14 पॉइंट डिमांड लेटर। नेहरू रिपोर्ट जो थी इसके अंदर डोमिनियन स्टेटस था और एक और बात इसके अंदर बोली गई थी कि रेजिडोरी पावर्स जो हैं वो होनी चाहिए सेंटर के पास में। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला रेजिडोरी पावर्स होनी चाहिए प्रोविंसेस के पास में। तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में ये सारी बातें याद रखें। 1928 में आई और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। Which of the following were not included in the 11-point demand letter of गांधी जी? गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग पत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, रुपया का अवमूल्यन, अबॉलिशन ऑफ
सॉल्ट टैक्स, नमक कर का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, खुफिया विभाग का उन्मूलन, पूर्ण स्वराज। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स लिख के दी, उसको बोलते हैं 11 पॉइंट डिमांड लेटर। उनमें कौन सी डिमांड शामिल नहीं है? तो गांधी जी ने बोला था रुपये का डिवैल्यूएशन होना चाहिए, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करना चाहिए, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को अबॉलिश करना चाहिए, लेकिन पूर्ण स्वराज की बात गांधी जी ने नहीं कही थी। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और क्या क्या था? अब 11 डिमांड्स में तो 11 डिमांड्स में से 3 डिमांड्स तो हमने यहाँ देख ली, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी, सॉल्ट टैक्स को कम करना और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को खत्म करना। कुछ और डिमांड्स क्या क्या थी? गांधी जी चाहते थे लैंड रेवेन्यू को 50% तक कम कर दिया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी 50% तक कम कर दिया जाए, और जितने भी हाई पेइंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मतलब उच्च अधिकारी जितने भी हैं जिनको ज्यादा सैलरी मिलती है, उन अधिकारियों की संख्या भी कम कर दी जाए। और क्या चाहते थे गांधी जी? गांधी जी चाहते थे शराब का बॉयकॉट, मतलब लिकर प्रोहिबिशन, शराब को बंद किया जाए। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा किया जाए, और इंडियंस को अपनी सेफ्टी के लिए हथियार रखने का परमिशन दिया जाए। तो ये कुछ डिमांड्स थी गांधी जी की। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, आगे का गांधी नेरा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।